हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू। मैं आरआरबी में एज ए क्लर्क काम करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक अनोखा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग मेंस एग्ज़ाम। तो ये आरआरबी क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। मेरा जो आरआरबी क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम हुआ था, मेंस एग्ज़ाम जो होता है ना, वो बहुत ट्रिकी होता है। एक गलती होता है जो बहुत लोग करते हैं लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता है। वो गलती क्या है वही मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। तो लास्ट ईयर जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उस पर मैंने अप्रोच रखा था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ पज़ल करूँगा, और मैंने घर में भी सिर्फ पज़ल का ही प्रैक्टिस किया था। तो एग्ज़ाम में मैंने ये माइंडसेट लेके चला गया कि मुझे पज़ल करना है। और हुआ ये कि जो पज़ल था वो बहुत हार्ड आया था, मुझसे बना नहीं, और मिसलेनियस थोड़ा बहुत इजी आया था। तो फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसा कोई हार्ड अप्रोच लेके चलने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना होगा। कोई भी क्वेश्चन इजी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड हो सकता है। तो जो इजी होगा उसको आपको ढूंढ के करना होगा, और जो हार्ड होगा उसको छोड़ना होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको बहुत इजी लगता है, बहुत जल्दी आप कर लेते हो घर पे, लेकिन एग्ज़ाम में वही टॉपिक बहुत हार्ड आ जाए और आपसे ना बने। ऐसा हो ही सकता है। तो ये पिछले साल का बात था। इस साल क्या हुआ, इस साल मैंने ये अप्रोच रखा कि मैं फ्लेक्सिबल रहूँगा और किसी एक टॉपिक को लेके नहीं चलूँगा। मतलब एक ही टॉपिक को करना है ऐसा माइंड से नहीं रखूँगा। तो शुरुआत में मतलब आरआरबी क्लर्क में क्या होता है, आप कोई भी सेक्शन चेंज कर सकते हो एग्ज़ाम के चलते टाइम में। अगर मन चाहे तो मैथ कर रहे हो, तो मन चाहे तो रीजनिंग कर रहे हो, तो ऐसे चेंज कर सकते हो। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में ऐसा नहीं होता है। तो हुआ क्या, पहले मैंने मैथ खोला, मैथ सेक्शन आया। मैथ इतना टफ़ था, मतलब मैं एक क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ और एक भी क्वेश्चन मतलब मुझसे बनने नहीं वाला। ऐसा बनेगा भी तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा था। ठीक है, तो मैथ देख के मेरा हालत ख़राब हो गया। मुझे लगा इतना टफ़ आ गया, पूरा पेपर ही टफ़ होगा शायद। तो थोड़ा बहुत किया मैंने मैथ, ठीक है, शायद हाँ 18 अटेम्प्ट किए मैंने, 18 मार्क्स के। तो आरआरबी क्लर्क का तो कट ऑफ ऐसे ही बहुत हाई जाता है, और मैंने 18 मार्क्स अटेम्प्ट किए। तो मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। मुझे लगा मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब जा रहा है, इतना कम मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया। और फिर मैंने अटेम्प्ट करने का कोशिश किया, तो मैं देख रहा हूँ टाइम बहुत जा रहा है, और जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत कंसेप्चुअल थे, बहुत लेंदी थे। अगर करने बैठा तो बहुत टाइम जाएगा। तो मैं मतलब थोड़ा निराश हो गया, और मैंने ये पूरा सेक्शन ही छोड़ दिया, स्किप कर दिया। 18 मार्क्स का अटेम्प्ट करके मैंने सेक्शन छोड़ दिया, और नहीं करना मुझे। जो होगा देखा जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो ना हो जाए, छोड़, मैथ छोड़ो और आगे बढ़ो। फिर मैंने रीजनिंग खोला। फिर रीजनिंग देख के मैं चौंक गया, क्योंकि रीजनिंग बहुत 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 ईजी आया था। ठीक है, पज़ल बहुत इजी था, मिसलेनियस भी बहुत इजी था। मतलब मेंस का पज़ल लग ही नहीं रहा था, लग रहा था प्रीली का एसबीआई पीओ में जैसा पज़ल आता है ना प्रीलिम्स का में, वैसा पज़ल था। तो बहुत इजी पज़ल था, और मुझसे बहुत जल्दी बन रहा था। तो मैंने बहुत जल्दी रीजनिंग अटेम्प्ट किया। और फिर इंग्लिश सेक्शन में आया, तो यहाँ भी मैं चौंक गया कि इंग्लिश भी बहुत ईजी आया था। तो बहुत ईजी आया था, ठीक है, इंग्लिश बहुत ईजी आया था। मैं आपको अपना मार्क्स भी बताऊँगा। तो इंग्लिश भी मैंने किया। फिर मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट बहुत बढ़ गया, क्योंकि जो टाइम दूसरे स्टूडेंट्स मैथ में दे रहे थे, मतलब आप तो एक माइंडसेट बनाते हो कि आपको मैथ में इतना टाइम देना है, इंग्लिश में इतना टाइम देना है, रीजनिंग में देना है। लेकिन मैंने क्या किया, जितना टाइम मुझे मैथ में देना था, मैंने प्लान करके रखा था, उस टाइम को भी मैंने रीजनिंग और इंग्लिश में दे दिया। तो इससे मतलब जो इजी क्वेश्चंस थे रीजनिंग और इंग्लिश में, उनको मैंने अटेम्प्ट कर लिया। तो मेरा मैथ में अटेम्प्ट कम गया ज़रूर, लेकिन वो उस अटेम्प्ट से, मैथ में जितना अटेम्प्ट करता है उससे डबल मैंने अटेम्प्ट कर लिया रीजनिंग और इंग्लिश में। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सेक्शन कर रहे हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपको मार्क्स चाहिए बस। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कौन सा आपने अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट किया। कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ तो आप पार ही कर लोगे, लेकिन जो फैक्टर करता है वो मार्क्स फैक्टर करता है, चाहे आप किसी भी सेक्शन से लाओ। तो रीजनिंग और इंग्लिश इतना ईजी आया था, इसी से मेरा मार्क्स बहुत बढ़ गया। ओके, तो आपको मैं अभी अपना मार्क्स बताता हूँ, कितना मैंने अटेम्प्ट किया था और कितना मुझे मिला। तो मैथ का तो मैंने आपको बताया 18 मार्क्स का किया था, और मुझे 18 ही मिला था। ठीक है, इसमें मेरा गलत नहीं होता है, मेरा एक्यूरेसी बहुत सही था।
और फिर रीजनिंग में मैंने 47 मार्क्स का किया था। तो कहाँ मैथ में 18 मार्क्स और कहाँ रीजनिंग में 47 मार्क्स। तो 47 मार्क्स का किया था, शायद कुछ गलती हुआ था तो मेरा मार्क्स कम के 36 हो गया। फिर इंग्लिश में मैंने 38 मार्क्स का किया था और वहाँ पे भी 36 मिला मुझे। तो आप देख रहे हो ये आंकड़े कि मैथ में कितना अटैम्प्ट कम हो गया और रीजनिंग और इंग्लिश में कितना अटैम्प्ट ज़्यादा हो रहा है। तो ये पेपर बहुत ट्रिकी है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स से भी बात किए थे इस साल जिन्होंने मतलब मैथ में स्टक हो गए थे। उनको मतलब मैथ में जितना टाइम देना चाहिए था उनके हिसाब से उन्होंने उतना ही टाइम दिया और मैथ ने उनका पूरा कॉन्फिडेंस कमा दिया। इसलिए उनका रीजनिंग भी शायद ख़राब हो गया थोड़ा बहुत, और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, इंग्लिश में भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। तो इस चलते उनका ओवरऑल अटेम्प्ट कम गया। लेकिन मैंने जो किया था, मैंने एक चीज़ दिमाग में रखा था कि अगर कोई क्वेश्चन टफ़ है या कोई सेक्शन टफ़ है मैं छोड़ दूंगा, ज़्यादा मतलब उस पर टाइम नहीं देना है। तो यही किया मैंने, मैथ छोड़ दिया, 18 मार्क्स का करके छोड़ दिया और फिर वो एक्स्ट्रा टाइम, मैथ का एक्स्ट्रा टाइम मैंने रीजनिंग और इंग्लिश में दिया। तो यही चीज़ ट्रिकी है जो बहुत लोग समझ नहीं पाते कि आपको फ्लेक्सिबल होना है और जो सेक्शन इजी है, जो क्वेश्चन इजी है उनको करना है। किसी क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे हो तो दिल पे मत लो, शायद वो क्वेश्चन सच में हार्ड आया है और आपको लग रहा है कि आपके लिए सिर्फ हार्ड आया है। ऐसा नहीं होता है, सबके लिए वो हार्ड है। आप आगे बढ़ो और जो इजी है उनको करो। पूरा पेपर एक बार में एक राउंड मार लो ताकि सबसे इजी क्वेश्चंस आपसे बन जाए सबसे पहले। तो यही मुझे आज आपसे शेयर करना था कि मैंने ये गलती पिछले साल किया था, हार्ड अप्रोच लेके गया था और एक ही चीज़ पे स्टक रहा था। तो फिर मैं घर आके बहुत सोचा क्या गलती हुआ और अपने इस गलती से मैंने सीखा कि मुझे फ्लेक्सिबल होना है। तो यही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने गलती से सीखो। आपका अगर मेंस एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है या प्रीली नहीं निकल रहा है तो आप घर आके ना सोचते नहीं हो, उस चीज़ को सोचो। शायद 1 महीना भी लग जाए फिर भी मतलब आपको फिगर आउट करना है। ऐसा नहीं कि 1 दिन सोच लिया, 2 दिन सोच लिया। सोचो जब तक आपको नहीं पता चल रहा है कि गलती क्या हुआ था। ये सोचो कि एग्ज़ाम के टाइम में आपके दिमाग में क्या चल रहा था शुरू से एंड तक, ठीक है। पूरा एनालाइज़ करो, डिटेल में सोचो कि उस वक्त क्या चल रहा था, किस लिए क्या प्रॉब्लम हुआ था और उन प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करो। और फिर घर पे एक कॉपी में लिखो और फिर उनका सॉल्यूशन निकालो और मॉक में उनका सॉल्यूशन निकाल के उनको इम्प्रूव करने का कोशिश करो। तो जब तक आप अपने गलतियों से नहीं सीखोगे ना, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो गलतियों से सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियों को पहले फिगर आउट करो क्या गलती किया और फिर उनसे सीखो, उनको इम्प्रूव करो। तो अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो तो फ्लेक्सिबल बनो। मेंस बहुत ट्रिकी है, किसी भी हार्ड अप्रोच मत बनाओ कि मिसलेनियस नहीं करना है, इनपुट आउटपुट नहीं करना है। इस बार IBPS क्लर्क में इनपुट आउटपुट 2 मार्क्स का आया था तो लोगों ने सोचा कि 2 मार्क्स का है बहुत टफ होगा, लेकिन बहुत ईजी था। जिसने किया मतलब ऐसा था 25 से 5 बना, ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो 25 तो स्क्वायर है ना 5 का, ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो बहुत ईजी आया था लेकिन 2 मार्क्स का था। सोचो, तो ऐसा कभी भी मत सोचना कि 2 मार्क्स का है तो टफ़ होगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो 2 मार्क्स का भी इजी आपके लिए बन सकता है। और पज़ल बहुत टफ़ आया था तो मैंने पज़ल नहीं किया था। IBPS क्लर्क के बारे में बता रहा हूँ, पहले मैंने RRB क्लर्क के बारे में बताया। तो हार्ड अप्रोच नहीं करना है, फ्लेक्सिबल बनना है। जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं इजी है उनको सबसे पहले करना है। एक पेपर को एक राउंड मारना है, ठीक है, ताकि आपके लिए आप सरप्राइजिंग ना रहे क्वेश्चंस। तो फ्लेक्सिबल बनिए। यही आज का वीडियो का मेन टॉपिक था। आई होप आपको मैं इस वीडियो से हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने, कमेंट में पूछिए, मैं आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।